एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स और साथ ही डिस्कस करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे कि आज हम लेकर आए हैं भारत के महान्यायवादी। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं 8 जून यानी आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 7 जून। तो दोस्तों 7 जून को हम क्या करते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। दुनिया भर में भोजन को या खाद्यान्न को लेकर जो जागरूकता होती है, जो मैनेजमेंट होता है, वो सभी के लिए क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस साल की थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, यानी फूड का सेफ्टी। फूड सेफ्टी का मतलब खाद्य सुरक्षा प्रत्येक का क्या है, कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की यानी UNFSP की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इटली, रोम में। और इसके स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1961 में करी गई थी। और हमारे देश में खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की बात करें तो दोस्तों वो कौन है? रामविलास पासवान है। तो दोस्तों इतनी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं हम अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो स्पंदन नामक अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो दोस्तों स्पंदन नामक अभियान उसी ने राज्य ने चलाया है जिस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई है। इसका मतलब सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने स्पंदन नामक योजना इसलिए चलाई है क्योंकि यहाँ के पुलिस कर्मियों में आत्महत्या की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से निकालने के लिए स्पंदन नामक योजना चलाई जा रही है। और दोस्तों बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री, तो भूपेश सिंह बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। और दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती नामक राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? यहीं पर है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी किसने शुरू करी है? छत्तीसगढ़ ने ही शुरू करी है। दोस्तों स्पंदन की बात आई है, तो स्पंदन नामक योजना एक और राज्य ने शुरू करी है। स्पंदन नामक योजना 2019 में शुरू करी थी, किसने? आंध्र प्रदेश ने। लेकिन दोस्तों ये पुलिसकर्मियों के लिए नहीं था, ये किसके लिए था? महिलाओं के लिए था। तो महिलाओं के लिए एक योजना किसने लॉन्च करी थी? आंध्र प्रदेश ने, जिसमें महिलाओं की FIR को जल्दी से जल्दी लिखा जाता है और इसमें तत्परता के साथ उसका क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। उसी को स्पंदन नाम आंध्र प्रदेश ने दिया था। 2 स्पंदन है, एक स्पंदन छत्तीसगढ़ और दूसरा स्पंदन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। पहला स्पंदन पुलिस कर्मियों के लिए, दूसरा स्पंदन महिलाओं सुरक्षा के लिए है। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है? दोस्तों वास्तव में ये तो खबर है, करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन इसे हम चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे काम की चीज है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने अनुच्छेद 1 से संबंधित याचिका को क्या कर दिया? खारिज कर दिया है। और कहा है कि संविधान में इंडिया दैट्स भारत को हटाना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश के संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया यानी कि जो भारत है उसके बारे में ये राज्यों का एक संघ होगा। यही सभी बातें उसमें करी गई हैं। तो उसने एक व्यक्ति ने डाला था कि इसमें से इंडिया शब्द जो है इसे हटा दिया जाए, क्योंकि एक ग्रीक शब्द है और हमारे संविधान में नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2016 में इससे संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट एक बार खारिज कर चुका है, तो ये होते रहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक राज्यों तथा राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करी गई है। भाग 1 संविधान का यही है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जहां पर संघ, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करी गई है। तो दोस्तों जब पॉलिटिकल साइंस की वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें इन सभी की चर्चा डिटेल में करेंगे। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने सैलरी ट्रैकर ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने सैलरी ट्रैकर ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एकदम याद रखेंगे, 31 अक्टूबर, एकता दिवस के दिन। और उपराज्यपाल इसके कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और अन्य की बात करें तो यहाँ पर सुकून पहल शुरू करी गई थी और स्टूडेंट हेल्थ कार्ड नामक योजना में किसने शुरू करी थी? जम्मू कश्मीर ने शुरू करी थी। अब जम्मू कश्मीर कुछ कारणों से और चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर एक चौक था, सिटी चौक।
सिटी चौक का नाम बदलकर दोस्तों किसके नाम पर कर दिया गया, भारत माता चौक, और एक नाम था सर्कुलर चौक, SARCHULR सर्कुलर चौक, और इसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है दोस्तों, तो उसका नाम कर दिया गया है अटल चौक कर दिया गया है। और कश्मीरी अभी अभी केसर को दोस्तों क्या दिया गया है, कश्मीरी केसर को GI टैग भी प्रदान किया गया है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो अगला करंट अफेयर्स हमारा है ट्विटर के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो ट्विटर के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो बने हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है, पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट क्या है, ट्विटर के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। देखिए दोस्तों यहाँ CEO की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो भारत में ट्विटर के प्रमुख जो है उनका नाम दोस्तों क्या है, मनीष माहेश्वरी। अब यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो रेयान जेलेंस्की किसके हैं, लिंक्डइन के जो CEO कौन नए नए अभी बने, रेयान जेलेंस्की बने हैं। जैक डार्सी क्या है दोस्तों, ट्विटर के CEO हैं। और मार्को स्ट्राजो क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या बने, अभी अभी अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। ये ऑप्शन के आधार पर बात करते हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी है, तो RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं, 500 करोड़ रुपए दोस्तों मंजूर किए हैं। और दोस्तों बात करते हैं तो 250 करोड़ का मदद जो इसमें कौन सीधे करेगा, RBI करेगा, जबकि 250 करोड़ किससे आएगा, ये संबंधित बैंकों से आएगा। दोस्तों ये क्या है, पूरे भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये डेवलपमेंट फंड जारी किया गया। तो दोस्तों RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें 1 जनवरी 1949 को यह राष्ट्रीय बैंक बन गया था। इसके गवर्नर की बात करें तो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। पहले गवर्नर की बात करें तो सर विलियम ओसबर्न इसके पहले गवर्नर 1935 में थे। पहले भारतीय की बात करें तो पहले भारतीय हमारे देश थे कौन थे दोस्तों, DD देशमुख थे। और इसकी बात करें शक्तिकांत दास के इसके मुख्यालय की, तो इसके मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में। और इसके दोस्तों बात करते हैं छापे खाने की, यानी पर जहाँ पर नोट और सिक्के बनाए जाते हैं, तो मैसूर, सानवोल, नासिक और देवास में क्या है, इसके क्या है, छापे खाने हैं। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो फूजी रॉक फेस्टिवल को पहली बार महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों यह एक प्रकार का संगीत रॉक का मतलब एक रॉक संगीत होती है, जो एक प्रकार की विधि होती है संगीत की। तो ये कहाँ पर, फूजी नाम है, तो फूजी, सूजी, ये सभी कहाँ पर नाम आते हैं, जापान में आते हैं। तो जापान में ये पहली बार इसे रद्द किया गया है। दोस्तों बात करें जापान की तो राजधानी टोक्यो है। मुद्रा की बात करें तो येन है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो शिंजो आबे हैं। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर एक नया युग शुरू हुआ है जापान में, जिसका नाम क्या है, रेवा। और दोस्तों अगर हम बात करें जापान के बारे में अन्य की, तो यहाँ पर एक खिलाड़ी है नाओमी ओसाका फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली फोर्ब्स की लिस्ट में महिला हैं। और दोस्तों अगले कुछ बातें करें जापान के बारे में, तो जापान के साथ हम 3 मुख्य अभ्यास करते हैं। शिन्यू मैत्री वायुसेना का अभ्यास है, धर्मा गार्डियन थल सेना का अभ्यास है, और सहयोग काजिन तटरक्षक बल का अभ्यास है। और मालाबार हम जापान, अमेरिका और भारत तीनों लोग केरल में करते हैं। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं अपने, तो अगला करंट अफेयर्स है संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति कार्यक्रम ने किसे अपना सद्भावना दूत बनाया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एम नेत्रा। तो एम नेत्रा को क्या बनाया, इसने अपना सद्भावना दूत बनाया है। दोस्तों ये एक आम लड़की है, 13 साल की लड़की है, और ये कहाँ की रहने वाली है, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। तो इन्होंने क्या किया, गरीबों को बहुत ज़्यादा मदद करी है इन्होंने। तो संयुक्त राष्ट्र विकास शांति कार्यक्रम ने अपना गुड विल एम्बेसडर यानी सद्भावना दूत बनाया है। दोस्तों ऑप्शन की बात करते हैं तो दिया मिर्जा क्या बनी है, पर्यावरण कार्यक्रम की क्या बनी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत यानी गुड विल एम्बेसडर। पायल जांगड़ की बात करें तो इन्हें क्या मिला था, ग्लोबल गेम चेंजर अवार्ड मिला था। लिसिप्रिया कंगुजम की बात करें तो इन्हें इंडियन ग्रेटा कहा जाता है। इंडियन ग्रेटा किस लड़कियों को कहा जाता है, तो मणिपुर की एक लड़की हैं लिसिप्रिया कंगुजम, जो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 22 नवंबर 1965 की। और इसके मुखिया की बात करें तो इसे अचीम स्नेटर इसके मुखिया हैं, जो ब्राजील के हैं, और वर्तमान में जर्मन नागरिकता धारण कर रखा है इन्होंने। तो जर्मनी और ब्राजील दोनों ही आ सकता है। मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
और दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास शांति कार्यक्रम, तो ये क्या करता है, पूरी दुनिया को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है विकास और शांति बनाए रखने के लिए। तो डेवलपमेंट गोल जो है, तो एक डेवलपमेंट गोल देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य 2030 के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम काम कर रहा है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तिका किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह पुस्तिका लॉन्च किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। किसकी सहायता से लॉन्च किया है? ये संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को की सहायता से इसने लॉन्च किया है, क्योंकि दोस्तों आपको देखते हैं साइबर बुलिंग थ्रेट बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के समय में। इसीलिए क्या किया जाता है, शिक्षकों और बच्चों को दोनों के लिए पुस्तिका जारी की गई है। एक प्रकार की पुस्तिका यानी PDF में है, जिसे पढ़कर आप कैसे बच सकते हैं साइबर बुलिंग और थ्रेट से, तो इन सभी के बारे में एक पुस्तिका बताते हैं। मंत्री की बात करें, मानव संसाधन विकास मंत्री के रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो कि हरिद्वार से सांसद भी हैं, और इसे यूनेस्को की सहायता से लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो 19 जून 2020 को राज्यसभा में कितनी सीटों पर चुनाव होगा? तो दोस्तों वास्तव में तो हम ऐसी न्यूज को कवर करते नहीं, क्योंकि ये खबर है, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं। तो पहले इसको उत्तर जान लें कि दोस्तों ये कितने सीटों पर चुनाव होगा 19 जून को? तो 18 सीटों पर चुनाव होगा। लेकिन हमें यहाँ महत्वपूर्ण क्या है जानना है? राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा दोस्तों क्या कहा जाता है? संसद का कभी कभी आपसे पूछा जाएगा उच्च सदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा को कहते हैं, जिसका उल्लेख कहाँ पर? संविधान में अनुच्छेद 80 में भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। अगर बात करते हैं तो यह संघ स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, अलग अलग राज्यों का अलग अलग कोटा होता है इसमें, तो राज्यों का प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं। इसमें सीटों की बात करें तो 245 है, जिसमें 233 चुनकर आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह यहाँ के उपसभापति हैं। सभापति कौन होता है? वही हमारा उपराष्ट्रपति। और नेता यहाँ पर इस समय वर्तमान में कौन है नेता? तो वह है थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार में। और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के कौन है? गुलाम नबी आजाद हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है, लेकिन अभी रुकिए, हम अपने एक नए टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जिसे कहते हैं भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये उल्लेख इसका कहाँ पर संविधान में? तो संविधान के में इसका उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। इसके पद की बात करें तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी को क्या कहते हैं? तो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी को क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। इसकी योग्यता की बात करें दोस्तों तो कौन महान्यायवादी बन सकता है? अगर आपको महान्यायवादी बनना है तो क्या करना होगा? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान आपकी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 5 साल तक उच्चतम न्यायालय में उच्चतम नहीं या उच्च होगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। और उसके बाद या उच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकालत किया हो, ये इसकी योग्यता होना चाहिए। यह राष्ट्रपति के मत में यानी राष्ट्रपति के नज़र में न्यायवादी तथा विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार हो, ये इसकी योग्यता होगी। अगले थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों इसकी नियुक्ति की। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो सरकार की सिफारिश वहाँ नहीं रहेगी, वहाँ पर केवल राष्ट्रपति रहेगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसे शपथ भी ग्रहण करवाता है, हमारे राष्ट्रपति साहब भी ग्रहण करवाते हैं। और इनके वेतन की बात संविधान में कहीं नहीं की गई इनके। तो इनका वेतन जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति तय करता है, जो लगभग भारत के मुख्य न्यायाधीश के आसपास ही होता है। कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो कार्यकाल इनका कोई है निश्चित संविधान में नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता और छोड़ता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति यानी आज कहे कि जाओ तुम महान्यायवादी हो और 10 दिन बाद कह दे कि आज तुम नहीं हो, तो ये होता है प्रसाद पर्यंत पद, यानी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। जैसे राज्यपालों की होती वैसे आमतौर पर 5 साल होते हैं, लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। उसी प्रकार से ये भी उसी प्रकार से होते हैं कि जब चाहे इन्हें हटाया
जा सकता है। इनके कार्य और शक्ति की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अधिकार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कार्य और शक्ति की बात हो रही है, अधिकार की बात हम आगे करेंगे। तो कार्य एवं शक्ति की बात करें तो भारत सरकार के विधि संबंधी ऐसे मामलों पर सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति उसे सौंपता है। तो दोस्तों इस लाल हेडिंग को याद रखेंगे कि अगर भारत सरकार को कोई सलाह चाहिए तो महान्यायवादी को बुलाकर कहेगा कि नहीं तुम हमें सलाह दो, ऐसा नहीं होगा। वो अपने सलाह, अपने जो क्वेश्चन होगा उसका भारत सरकार का, वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति किसे देगा तो उसे महान्यायवादी को देगा और महान्यायवादी तब जाकर भारत सरकार को उसके संबंध में या कानूनी सलाह देता है, क्योंकि विधिवेत्ता ही होता है वो। अगर दोस्तों आगे देखें कार्य की बात तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे विधिक कार्यों को करना। तो राष्ट्रपति अगर कोई कार्य करता कहता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, सरकार का पक्ष यहाँ रखना है, सरकार का बचाव वहाँ करना है, ये ऑफिस का काम उस न्यायालय में जाकर उसकी बहस करनी है, तो सभी काम कौन करता है? महान्यायवादी करता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा सारे काम इसे सौंपे जाते हैं। इसमें सरकार या प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ज़्यादातर होता है, क्योंकि उसी के प्रसाद पर्यंत पद और ग्रहण करता और छोड़ता है। संविधान और कानूनी रूप से प्राप्त कार्यों का निर्वहन, यानी संविधान में जो उसे काम दिया है और उसे कोई कानून बनाकर अगर कोई काम दिया गया है तो उन सभी का निर्वहन करने का कार्य किसका होता है? महान्यायवादी होता है। अगले की बात करें दोस्तों तो भारत सरकार संबंधित मामले को लेकर उच्चतम और उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना, यानी कि सरकार अगर कोई पक्ष, जैसे मान लेते ट्रिपल तलाक है या आपके सबरीमाला मंदिर का कोई मैटर है, तो अगर सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट देता है तो सरकार का पक्ष वहाँ पर कोई मंत्री नहीं आएगा, वहाँ पर कौन आएगा? महान्यायवादी आएगा। और महान्यायवादी को भेजेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से कौन कहेगा? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो दोस्तों ये पूरा क्रम होता है। अगले की बात करें दोस्तों, आगे थोड़ा सा देखते हैं तो इसके अधिकार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके पास कुछ अधिकार होते हैं। तो इसके पास अधिकार क्या होता है? देश के किसी भी अदालत में जाकर सुनवाई का अधिकार इसके, यानी देश के किसी भी अदालत में अगर उसे राष्ट्रपति भेजता है तो जाकर वहाँ पर सुनवाई कर सकता है, चाहे वो राज्यों की अदालतें हों, चाहे अधीनस्थ हो, कुछ भी, कोई भी अदालत, यानी आर्मी कोर्ट छोड़कर, ध्यान रखें आर्मी कोर्ट छोड़ दिया जाता है इसमें। संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार, यानी संसद के किसी भी सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा में जाकर बैठ सकता है, वहां पर बात कर सकता है, वहां पर किसी मुद्दे पर बहस करता है, अपने पक्ष को रखता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। अगर कोई विधेयक या कोई प्रस्ताव पास हो रहा है तो उसमें मत देने का अधिकार महान्यायवादी के पास नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर मर्यादा, यानी कि इसे प्रतिबंध की बात करें तो इसे प्रतिबंध क्या होता है? यह सरकार की अनुमति के बिना किसी प्रकार का विश्लेषण, यानी न तो सरकार की आलोचना कर सकता है, न सरकार की किसी भी कार्य योजना का विश्लेषण सार्वजनिक रूप से कर सकता है। किसी भी अपराधी का व्यक्तिगत बचाव नहीं कर सकता। अगर सरकार कहती है, राष्ट्रपति कहता तो करेगा, लेकिन कोई अपने मन से काम नहीं करेगा। और कोई भी कंपनी का निदेशक यानी कोई भी निजी पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये सभी क्या है? इसके लिए प्रतिबंध है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक महान्यायवादी। इससे बाहर से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसे एक बार और सुनने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो हम आगे थोड़े अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो ये पढ़ लेना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम सभी को फ्री एजुकेशन दें और इसलिए आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा ये सारा सेशन आपको पसंद आता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के 9 तारीख के करंट अफेयर्स में और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।